हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे। हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। समझी गुणियों ने जानी, संतों की भाषा गम की वाणी। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, संतों की भाषा गम की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। हो तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाला का परिवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। सुबह बहुत सारे फ़ोन हो रहे थे, इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया आज। अभी लंच टाइम पे कर लेंगे। ठीक। सभी को नमस्कार। सब कैसे हैं? मन खुश है? ठीक। मन खुश होने का मतलब उत्साह से है। उत्साह पूर्वक ही अध्ययन होता है ना? तो कल जो बातचीत हमारी हुई थी, है ना, तो मैं तो ऐसा मानता हूँ आप लोगों ने बहुत अच्छे मन से उसको सुना। जब हम अच्छे मन से किसी चीज़ को सुनते हैं तो उस पर विचार चलता ही है ना, स्वाभाविक सी बात है। और जब विचार चलता है तो दो घटनाएं घटती हैं। एक, जो स्पष्ट हुआ होता है वो पहचान में आता है कि ये हमें स्पष्ट हुआ। दूसरा, जो हमें स्पष्ट नहीं हुआ ये भी पहचान में आता है कि सुना तो था, ये स्पष्ट नहीं हुआ, है ना। तो जो स्पष्ट हुआ होता है उसको शेयर करने की इच्छा होती है, और जो स्पष्ट हुआ होता है उसके अर्थ में जिज्ञासा होती है। तो आप लोगों की अगर शेयरिंग की या जिज्ञासा है तो उसको आप रख सकते हैं।
हेलो। वैसे तो भैया काफ़ी सारी टर्मिनोलॉजी कई बार आ चुकी है, जी लेकिन कल जो आपने वो एक क्षमता वाली बात बताई और कैसे योग्यता पात्रता से वो है, हाँ इस तरीके से हमने पहले अभी तक नहीं वो जाना था। जी तो एक ये बात बढ़िया से कनेक्ट हुई कि भाई ज्ञानावस्था में है तो कब कहाँ से कहाँ तक की क्षमता है, हाँ तो योग्यता पात्रता को किस तरीके से हमको देखना है और किस तरीके से वो आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया। और फिर वो एक अभिव्यक्ति वाला और संप्रेषणा, ये सारे शब्द कई बार आ चुके हैं। हाँ लेकिन जैसे प्रकाशन, तो लोकव्यापीकरण क्या होता है, हाँ तो अब प्रकाशन के मुताबिक पता चला है कि भाई जो साहित्य है हाँ उसका क्या प्रयोजन हो सकता है। हाँ तो मतलब ये काफ़ी छोटी छोटी बातें थी। और एक वो अच्छी बात रही दया वाली, हाँ क्योंकि अभी तक क्या था, वो हम पैसे देना, दान, मतलब एक वो शरीर के धरातल पर ही वो देख पाते थे। जी लेकिन वास्तव में इस तरीके से भाई मानवीय शिक्षा की उसकी चाहना है, तो उसको वो प्रदान कर पाना, हाँ वास्तव में वो दया है। हाँ। तो वो अलग तरीके से फ्रेम हमारे सामने आई। हाँ तो ये कल का हमारे लिए टेक होम रहा था। बहुत बढ़िया। मेरा जिस चीज़ पर ध्यान गया वो रूपात्मक और अरूपात्मक चीज़, हाँ और उसको इसके साथ प्रयोजन को कैसे जोड़े। जी। जो अरूपात्मक चीज़ हाँ। है उसको प्रयोजन को भी समझना है। और एक जो कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता, हाँ वो उस दोनों चीज़ में मैं डिफ्रेंशिएट कर पाया कि एग्जैक्टली किसे कह रहे हैं। हाँ जो कल्पनाशीलता है वो विचार हाँ जीवन का भाग है, और जो कर्म स्वतंत्रता है वो शरीर से करने वाली जो भी क्रिया है हाँ उसे मैं समझ पाया। बहुत ही बढ़िया। भैया कल जो आपने एक चीज़ बताई थी, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता, जो रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड के बारे हाँ में बताया, हाँ तो वो पेन का एग्जाम्पल परफेक्टली मीन्स ऐसे फिक्स ऐसे हो गया कि बहुत क्लियरिटी मिली कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी व्यवस्था में नहीं है, वो सब कल्पनाशीलता में बहुत सारा चलता रहता है। हाँ। लेकिन बाहर अगर रियल वर्ल्ड देखे तो व्यवस्था है बहुत हाँ, सारी। हाँ। लेकिन हमारे अंदर ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, उसके हिसाब से बाहर हमारा कार्य व्यवहार पे इफेक्ट आता है। हाँ। तो अगर कल्पनाशीलता पे ही ज़्यादा काम किया जाए पहले, हाँ, तो बाहर तो बहुत सारी व्यवस्था है ही, तो वो एक बहुत समझ में आया। बढ़िया। और जैसे भैया ने बताया रूपात्मक और अरूपात्मक, उसमें भी बहुत अच्छा ध्यान गया। पहले से थोड़ा बहुत तो था ही, लेकिन प्रयोजन के अर्थ में हर एक चीज अगर हम प्रयोजन के अर्थ में देखने लगे तो फिर बहुत सारी क्लैरिटी हो जाती है कल्पनाशीलता में कि इसका प्रयोजन ये है, इसका प्रयोजन ये है, इसका प्रयोजन ये है। तो कई चीजें हैं फिजिकल वर्ल्ड में, उसका भी प्रयोजन, और जो कई चीजें जो हम देख नहीं पाते लेकिन वो हमें समझ से देखना है, हाँ, वो भी पता चला। हाँ बहुत बढ़िया। जो लास्ट में हमारी चर्चा हुई ना, वो स्वप्न को और उसको लेके, जी तो हम रात को खाना खा रहे थे। फिर मेरी वाइफ ने बोला कि रात को, मतलब परसों रात को एक मुझे बहुत सारे सपने आए थे, और तो फिर उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आई जैसा तो कभी, जो हमने नहीं बोला कि वो होता ही नहीं, तो फिर ये से तो बोले कि सपना क्या होता है, तो मुझे एक मौका मिल गया वो सुसुप्ति, जागृति और फ्रेम खोलने का। तो एक वो बढ़िया सा एक चर्चा का दौर चला कि भाई स्वप्न क्या होता है। आज हमारी यही बात पे तो ये रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड का भी थोड़ा बताया। तो ये भी एक अच्छा था कि मौका मिलता है तब अगर बात को रखते हैं तो कोई अच्छे से सुनता है वो। और जब बात रखते हैं तो ये भी पता चलता है कितनी स्पष्टता हम में है। ये भी पता चलता कि भाई है कितना हम रख पा रहे हैं। हाँ। उसी से पात्रता बढ़ती है। हाँ बोलिए। नमस्ते भैया। नमस्ते। कल जो मेरे डाउट्स थे उसके बारे में मुझे क्लियरिटी हुई। जैसे मेरा कई परिभाषाओं पे डाउट्स था, प्रयोजन, फिर दीक्षा का मैंने पूछा था, तो वो मुझे समझ में आया और क्लियर हुआ। जो परंपराओं में बताया गया है और यहाँ पे जो परिभाषा है उसमें क्या समानता है, क्या गैप्स है, वो मुझे क्लियर हुआ। बहुत बढ़िया। फिर अवधारणा के बारे में क्लियर हुआ कि अवधारणा क्या है, मान्यता है क्या है, समझ क्या है, समझ कल्पनाशीलता और अवधारणा कहाँ पे प्लेसिंग है उसका, वो समझ में आया। फिर दूसरा ये हुआ कि जो आपने व्यवस्था के बारे में कहा था उसमें मैंने ऐसा समझा है, उसमें डाउट अगर अभी भी रह गया है तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इंटरनल तो व्यवस्था नहीं है, इसीलिए बाहर है वो अव्यवस्था दिखती है। वो तो सही बात है। तो अपने पे तो व्यवस्था के रूप में काम करना ही है कि कैसे मैं अपने
मैं व्यवस्था को ढूंढूं और जो भी जीवन क्रिया है उसमें कैसे मैं एक रूपता ले आऊँ, लेकिन बाहर व्यवस्था ही है ऐसा भी मुझे अभी दिख नहीं रहा है, क्योंकि धरती बीमार है भैया। जो पूरा जो शिक्षा का ढांचा खाचा है, जो भी अव्यवस्थाएं है वो तो अव्यवस्था है ही ना। मेरे अंदर व्यवस्था हो जाएगी तो भी वो सही हो जाएगा ऐसा मैं अभी नहीं समझ पा रहा हूँ। तो वो मैं सही समझ रहा हूँ या नहीं, मैं वो पूछना चाहता था। तो देखिए, फिर से हमें यही ध्यान देने का मुद्दा है कि आप अकेले तो हैं नहीं। तो जैसे आप अव्यवस्था के आधार पे दुनिया को देख रहे हैं, ऐसे आपके अनेक साथी लोग ऐसा ही कर रहे हैं। और आप अव्यवस्था के आधार पे कुछ अपने कर्मों को सुनिश्चित कर रहे हैं, है ना, ऐसे और लोग भी कर रहे हैं। तो हर कर्म का, है ना, जो फल होता है उसका प्रभाव होता ही है। तो प्रभाव के रूप में आपको जो धरती बीमार होना, है ना, समाज के अंदर द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध होना, है ना, अशिक्षा होना, ये सब जो चीज़ें हैं उसी के लक्षण हैं। तो जब हम व्यवस्थित हो जाते हैं, हम दूसरों के लिए व्यवस्था का स्रोत बन जाते हैं। इसी से ये ठीक होता है। ठीक है ना? ठीक है, मतलब हम व्यवस्थित हो जाते हैं तो उसके लिए क्या सही हो सके उसकी योजना हो सकती है, वरना तो हम पीड़ित हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम अव्यवस्था से कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर सकते। हमारी कल्पनाशीलता जब तक अव्यवस्थित है उससे कोई समाधान नहीं होता है। और व्यवस्था का स्वरूप कैसे होता है कल्पनाशीलता में? आत्मा अनुगामी, आत्मा में अनुभव होने से जब जीवन की सभी बल और शक्तियाँ आत्मा अनुगामी हो जाती हैं, उससे होता है, उससे कम में नहीं होता। इसको पकड़ के रखना है बस। तो अपने को अनुभव के लिए, ये अध्ययन का लक्ष्य क्या है? अनुभव, है ना। मानव का लक्ष्य क्या है? समाधान समृद्धि अभय सहस्त्र। तो समाधान समृद्धि अभय सहस्त्र के लिए पहले अनुभव संपन्न होना आवश्यक है। इसको अगर हम पकड़ लेते हैं तो जीने का स्वरूप है समाधान समृद्धि अभय सहस्त्र। जीने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए हमारे को अनुभव तक पहुंचना है ना। वो कैसे होएगा? अनुभव ज्ञान से। अनुभव ज्ञान से हमारी जो अव्यवस्था का नजरिया है वो व्यवस्था के नजरिए में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए हमारा जीना समाधान पूर्ण हो जाएगा। हाँ जी भैया, जैसे कि मैंने कल कहा था, मैं प्रयोजन के साथ कुछ एक चीज़ें जोड़ना चाहूँगा। तो मैंने वो जो चार्ट था, हर एक चारों ऑर्डर का स्वभाव और धर्म, उसके साथ इसको कोरिलेट करने की कोशिश की। तो मैंने ऐसा फील किया कि वो विचारों में भी बहुत फैलाव फिर नहीं होता है, एकदम प्रिसाइज ही आते हैं। राइट। और एकदम उसमें हड़बड़ी कहीं नहीं दिखती है। हाँ। इच्छा भी उसी के मुताबिक हुई, विचार भी उतना ही फैला, और चयन भी अकॉर्डिंगली होगा। तो उससे भी अब दिखा कि कैसे वो संतोष, शांति और सुख और वो सुनिश्चित हो सकता है। बिल्कुल। और जैसे ही वापस भौतिक चीजों पर जाते हैं तो दिखता है इतने सारे रूप और गुण है कि उसमें इतनी इच्छाएं बन जाती है, इतने सारे विचार फैल जाते हैं। तो उसमें ही ये डिस्टर्बेंस है। तो ये अब इस पर ज्यादा वो फोकस करना है मुझे। ठीक बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, भाई लोग ही बताएंगे, कुछ बहनें भी बताएंगी। भैया, एक तो आपने वो पेन वाला एग्जाम्पल लिया था ना, वो बहुत ही अच्छा था। वो सिर्फ अपने पेन को नीचे फेंक के वो जो एक ही बार में बता दिया ना कि हमारी कल्पनाशीलता में हम क्या क्या सोचते हैं, बहुत क्लियर हो गया। और जो मेरा टेक होम रहा वो ये प्रभाव का जो आपने डेफिनेशन दिया था भैया, कि प्रभाव मतलब प्रभावित करने से नहीं होता वो, बट प्रभाव स्वीकारने से है। तो उससे जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो भी काफ़ी क्लियरली दिखाई देता है कि हमें करना क्या है। ठीक बात, बहुत अच्छा लगा भैया। बहुत बढ़िया। ये कल्पनाशीलता को आपने वर्चुअल वर्ल्ड से जोड़ा और कर्म स्वतंत्रता को रियल वर्ल्ड से। तो उसमें एक प्रश्न ये हो रहा है कि कर्म हम 6 प्रकार से करते हैं, वो मानसिक, कायिक, वाचिक। तो उसमें जो मानसिक कर्म है उसको रियल वर्ल्ड से कैसे जोड़ा? ठीक, तो मानसिक और जो कर्म हम 9 प्रकार से करते हैं। कारित, अनुमोदित, वो टेबल बनता है ना, वो तो आपको स्पष्ट हो। ठीक, तो मानसिक कर्म, देखिए आप कुछ भी विचार कर रहे हैं उसी से आपका भाव बनता है।
जैसे आपके अंदर स्वीकृति का भाव है, ये अस्वीकृति का भाव है, ये आपके जो विचार हैं इसी से बनता है ना, किसी व्यक्ति के प्रति, है ना। भाव भी मानसिकता में ही है और विचार भी मानसिकता में ही है। इसका प्रभाव जाता है कि नहीं जाता? आपका जो भाव है आपके संबंधी तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? पहुंचता है ना। आप बोलो भी नहीं, करो भी नहीं कुछ, फिर भी पहुंचता है। उसका प्रभाव रियल वर्ल्ड पे जी, है ऐसा। जी। और हर कर्म के मूल में विचार तो है ही, ये भी हम जानते ही हैं। विचार से कम में कोई कर्म होता नहीं, है ना। ऐसा ठीक। भैया कल आपके आचरण से बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक सबसे पहली चीज़ ये कि संबंध, उस पे जो आपने जैसे मिठाई से भी शुरू की, वो भी एक मतलब एक टेक होम था। इन चीज़ों पे कई बार ध्यान नहीं जाता है, अकेले ही एक चलने की आदत होती है, लेकिन कल आपके आचरण से वो चीज़ बहुत मतलब मुझे सोचने पे मजबूर किया। एंड आई रियली टुक इट एज दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई एम लैकिंग ऑल्सो। तो ये मुझे पकड़ में आया कि ये अकेले की जर्नी नहीं है, सबके साथ ही हो पाएगी और यहीं से शुरुआत हो सकती है। तो ये एक मुझे बहुत इम्पोर्टेंट मिला। और अवधारणा जो भी हम अभी तक मानते थे कि प्रभाव, दबाव वगैरह, एक्चुअली मूल में ये 3 प्रश्न हैं। इसके जो जवाब मैंने सेट करे हैं, हाँ। वही मेरी पूरी विचार को डिफाइन करता है। मेरी यू नो लाइक दैट इज़ व्हाट विल टेल मी वेयर आई एम एंड व्हाई आई डू व्हाट आई एम डूइंग। सो ये एक मुझे मतलब दैट इज़ द रेफरेंस पॉइंट जो आपने, इसके जो आंसर्स मैंने सेट करे हैं वही मेरा रेफरेंस पॉइंट है। हर बार मुझे वही चेक करना पड़ेगा कि मेरी समझ में कहाँ गैप है। और इंद्रिय गोचर और ज्ञान गोचर की जो आपने डिफरेंस बताई थी, वो भी मुझे काफ़ी हद तक सेट हुई। और सबसे इम्पोर्टेंट प्रयोजन, मतलब साक्षात्कार भी प्रयोजन का ही है, जिसमें रूपात्मक और अरूपात्मक का टोटल अंडरस्टैंडिंग इन कोएग्जिस्टेंस। और सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक द होल प्रोसेस जो भी हम कर रहे हैं वो सह अस्तित्व के लिए, सह अस्तित्व में और फिर सह अस्तित्व से, तो वो भी मुझे पकड़ में आया। और 4.5 क्रियाएं शरीर चलाने के लिए इनफ है और 5.5 क्रियाओं का तभी मतलब शुरू होता है जब ज्ञान के लिए हमारी आवश्यकता बनती है। वो एक बहुत अच्छे से हुआ। और मुझे समझ है वो मुझे 2 ही चीज़ों में दिखेगी, जब मैं व्यवहार में न्याय कर पाऊंगी और मेरे जो कार्य है उसमें नियम मैं पालन करूँगी। बहुत बढ़िया। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा। ठीक। और कोई? ठीक है। आप लोग बहुत पीछे बैठे हैं, आगे भी आ सकते हैं। ठीक है। तो जो अपनी कल की चर्चा है उसके ऊपर बढ़िया फीडबैक आ गया आप लोगों का, शेयरिंग भी हो गई, कुछ एक आधा क्वेश्चन भी हो गया, है ना। तो इसी प्रक्रिया से हम चलेंगे। जब भी आप लोगों का कोई भी शेयरिंग करने की इच्छा हो तो शेयरिंग की जाए, और कुछ जिज्ञासा या स्पष्टीकरण हो तो उसको पूछा जाए, है ना भैया। हाँ जी। कल ये मुझे स्पष्टीकरण हुआ कि समझदार आदमी समझदार से वो प्रोड्यूस होता है, और वो समझदारी दिखाता है जब भी व्यवहार में काम करता है। तो फिर व्यवहार में देखने जाते हैं तो फिर घर में जब भी मैं पहले थोड़ा कंफ्यूज हो जाता था या फिर घर में चिढ़ जाता था, तो फिर कल तो आधा चिढ़ तो कम है हो गया कि अच्छा। अभी जब भी होते हैं तो फिर एक बार होता है तो वो सूत्र याद आ जाता है कि समझदार आदमी समझदारी से काम करता है। तो फिर वो चिड़चिड़ापन वो पहले से ही आधा हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। फिर ये एक सूत्र अगर हमारे पास भाषा आ जाती है तो फिर उसका हम सोचने लगते हैं। ठीक बात है, ठीक। तो जब भी लेक्चर लेने जाते हैं तभी भी अगर बच्चा आगे पीछे हो रहा है तो हम समझ जाते हैं कि उसको अभी कैसे हमें उसको देखना है। हाँ।
तो फिर सॉल्यूशन आ जाता है, और सॉल्यूशन है हमारे पास, तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। ठीक, हाँ जी, हाँ भैया, माइक दीजिए भैया को आगे। हेलो, मुझे जो अच्छी बात लगी कल वो यानी काफ़ी सारी तो शेयरिंग हो ही चुकी है, लेकिन मुझे जो बहुत अच्छा लगा वो मानव अपनी पूर्णता को प्रकट कर सके उसके लिए धरती का एक एक कण काम कर रहा है। यानी आप पहुंच सको अनुभव तक, उस जर्नी में पूरी प्रकृति आपको सहयोग दे रही है, आपका साथ दे रही है। तो जब पूरा साथ जब मिल ही रहा है तो उस साथ को पाके भी अनुभव की ओर ना बढ़ना, ये हमारी ही गलती है, किसी और की नहीं। ये मुझे बहुत अच्छी एक बात लगी। और सर मैं थोड़ा एक क्वेश्चन था मेरा, जो हमारी कल बात हुई कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता की कि भाई रियल वर्ल्ड है तो वहाँ पे नियम नियंत्रण वगैरह सब है ही, आप कल्पना में कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन रियल वर्ल्ड में वही होता है जो नियम पूर्ण होता है। तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन जब हमने अनुभव की प्राप्ति नहीं की है, हम उस मार्ग पे चल रहे हैं, रास्ते पे चल रहे हैं, तो कभी कभार सर हम देख पाते हैं कुछ लोगों को कि जिनका जो जैसे हम सभी जीव चेतना में ही हैं, लेकिन फिर भी हम कई लोगों को ऐसा देख पाते हैं कि वो काफ़ी नीचे के स्तर पे हैं, यानी ऐसा ऑब्जर्व कर ही पाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। यानी मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि मैं बहुत समझदार हूँ, लेकिन ऐसा भी हम देख पाते हैं कि इनके लेवल पे हमारा लेवल कहीं ना कहीं बेटर है। ऐसा सही बात है, बिल्कुल ठीक तो है। अगर ऐसे लोगों के साथ हमें कैसे भी डील करना है या कुछ भी चीज़ों में, जैसे ये हो ही सकता है कि उनसे गलतियां हो और हमें कोई ना कोई रास्ते निकालने पड़े, ऐसा हो ही सकता है। ठीक बात है। तो क्योंकि अनुभव हमें अभी प्राप्त नहीं है, तो ऐसे लोगों से या तो ऐसी सिचुएशन से कैसे डील किया जाए वो समझ में नहीं आ रहा। ठीक बात, बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो पहली चीज तो ये हमें समझना है कि ये जो डिफरेंस है क्यों दिखता है, क्योंकि हो सकता है हम इधर हैं और वो इधर है ना, ये एक रेंज है, ठीक है। तो हम इतनी यात्रा कर चुके हैं यहाँ तक, अभी वो नहीं किए यहाँ तक ही हैं, ठीक है। अच्छा, जितनी यात्रा हम कर चुके हैं इसका अधिकार तो हमारे पास है ना, इसके आधार पे हम उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं। वो सही है, लेकिन सर हो सकता है हमारी भी इतनी योग्यता ना हो कि हम उनको उस लेवल तक शायद पहुंचा सके। और ये भी हो सकता है कि हमें ऐसे रास्ते ना मिले अभी, तो धैर्य बना के रखना पड़ेगा और जितने अवसर मिले उसको हमें यूज करके उनको वहां तक लाना पड़ेगा। लेकिन ये जो धैर्य है वही शायद नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है अभी फिलहाल। क्या इसमें अभी हम संबंध की स्वीकृति नहीं होती है हमारी, है ना। तो क्या जैसे हमें लगता है कि किसी व्यक्ति को अभी सहयोग की आवश्यकता है, शायद मेरा सहयोग ना स्वीकारे, तो उसको किसी और के सहयोग को उपलब्ध करा दीजिए। जैसे सर कोई व्यक्ति से सपोज कोई प्रॉब्लम है, और हर एक की लाइफ में होता ही है, हर एक की लाइफ में हमारे कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, तो क्या उनसे संबंध बिगाड़ यानी मीन्स ना बोलना या फिर है ना अपने हालात पे उनको छोड़ देना कि भाई जब परिस्थिति ठीक होगी तब बात की जाएगी, अभी बात करना सही नहीं है, ऐसा करना उचित होगा, या फिर संबंध को समझ के अवसर लेके और उनको आगे बढ़ने में सहाय रूप होना ये ज़्यादा अच्छा हो। क्योंकि क्या होता है कभी कभार ऐसा होता है कि हम तो चाहते हैं कि वो सही हो जाए, लेकिन वो यानी हमारी सलाह या कुछ भी हमारी ओर से कोई इनपुट लेना ही नहीं चाहते, हमारा प्रभाव नहीं स्वीकार रहे। हाँ, यस, यही कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, तो सर इस केस में क्या एक ब्रेक मारना जरूरी है, पॉज देना जरूरी है, या फिर कुछ भी हो जाए किसी और रास्तों से उनसे बात करने की कोशिश करना ये उचित रहेगा? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। इसमें कोई वन पॉइंट सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसमें हमारी प्राथमिकता क्या है, पहले इसको देखा जाए। प्राथमिकता सबसे पहली संबंध है। तो संबंध क्या मतलब है कि हमारी एक दूसरे के प्रति संबंधी के रूप में तो स्वीकृति बनी रहे, ये पहले टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। तो कोई भी मुद्दा इससे ऊपर नहीं है। अगर कोई मुद्दा इस स्वीकृति को वायलेट करता है तो मुद्दा छोड़ देने का, मैंने तो स्वीकारा ऐसे,
कि मुद्दा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर आप ही करो जो करना है, मेरे को संबंध नहीं बिगाड़ना, ठीक है। तो इसका घटना में तो कोई बहुत प्रभाव दिखता नहीं है ना, लेकिन एक लंबे अरसे में प्रभाव दिखता है। ये जो दर्शन जो बात कह रहा है वो घटना विधि से पकड़ में ही नहीं आती है। हम सारे एग्जाम्पल घटनाओं के लेते हैं, है ना। ये व्यवहार की बात है जो एक लंबे अरसे में समझ में आती है ना। जैसे घर में हम रहते ही हैं, तो हो सकता है हमारे घर में कोई बुजुर्ग है जो हमारे को घटना के रूप में डांट लगाता हो, पर ओवरऑल जब टाइम में देखते हैं हम तो लगता है कि वो डांट नहीं लगाते तो शायद हम भटक जाते, ऐसा भी लगता है कई बार। तो घटनाओं में देखने से होता है कि अभी तो हमारा मन ठीक नहीं है। ये जो मन जो है ना, ये तो कभी भी कहीं भी लग जाता है, इसको कभी भी अच्छा लग जाता है, कभी भी खराब। मन के आधार पे, मन जो है इसके आधार पे निर्णय लेना, इसी का नाम आशा बंधन है ना। हमें अच्छा लग रहा है, ये कोई आधार है क्या? ये तो प्रिय है, इससे क्या निकलेगा? अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो पूछना क्या है इसमें प्रयोजन है कि नहीं है, इसकी आवश्यकता है कि नहीं है? अगर आवश्यकता है इस मुद्दे को सुलझाने की तो संवाद करना ही पड़ेगा। हम आपस में नहीं कर पा रहे हैं तो किसी और प्रभावशाली व्यक्ति के साथ में कर लें मिलके, जिसके प्रति दोनों की स्वीकृति हो। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, कोई अड़ोस पड़ोस में, कोई समाज में कोई व्यक्ति हो, ऐसे कर लिया जाए, है ना। तो प्रयोजन ध्यान में रखने से होता है ये सब। ये अच्छा लगना अपने आप में, मतलब ये तो विषय प्रवृत्ति है। अच्छा लगना, खराब लगना, ये विषयों तक की सीमित है। विषयों का जो हम सिलेक्शन करते हैं वो सारा का सारा अच्छे खराब लगने के आधार पे ही करते हैं, है ना। संवेदनशीलता का न्यूनतम स्तर है, ठीक है। तो ये अच्छा लगना, खराब लगना, ये कोई आधार नहीं है निर्णय लेने का, इसमें प्रयोजन है या नहीं है ना। देखिए, आप अध्ययन करने आए हैं जैसे, तो कई बार होता है कि भाई परिस्थिति अनुकूल नहीं है। अच्छा लगना, खराब लगना क्या? अनुकूलता प्रतिकूलता। अनुकूलता को अच्छा मानते हैं, प्रतिकूलता को खराब मानते है ना। सामान्य जिंदगी में भी जब आप किसी लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं तो बहुत प्रतिकूलताएं होती हैं, तो उसमें थोड़ा ना पीछे हट जाते हैं। तो बोलते हैं कि ये प्रतिकूलता ठीक है, पर मेरा तो लक्ष्य तो यही है, इसके लिए आगे बढ़ना। तो जो अच्छा लगना, खराब लगना कोई आधार नहीं है किसी भी निर्णय का। मतलब ये मानवीयता की दिशा में आधार नहीं है, ये अमानवीय आधार है। ऐसी प्रवृत्ति अमानवीय प्रवृत्ति है जब हम अच्छा लगना, खराब लगने से निर्णयों को लेते हैं। अपना दिशा निर्धारण अनुकूलता प्रतिकूलता के आधार पे करते हैं, तो ये अमानवीय प्रवृत्ति के रूप में गणना होती है। अभी हम पढ़ेंगे कर्म दर्शन में, तो ये लिखा हुआ है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, देखा ही होगा, है ना। ठीक जी। सर, कल बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो डायरेक्टली आपने जो सॉल्यूशंस दिए, आई थिंक इट वाज द टू द पॉइंट्स, कि एक ही लाइन के अंदर, एक ही शब्द के अंदर सारे के सॉल्यूशंस ऑलमोस्ट सारे मिल गए। तो कल तक का जो डाउट सॉल्विंग जो था वो भी काफ़ी अच्छा रहा। बट द क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और ये बन रहे अस्तित्व को लेकर के। जैसे आप कल बता रहे थे कि बाबा जी का जब देहांत हुआ, या उन्होंने जब शरीर छोड़ा, ऐसा बोला कि मैं अगला जन्म लूँगा या फिर नेक्स्ट जर्नी है स्टार्ट करेंगे। तो सर, जब तक एक ऐसे स्टेज तक आ जाते हैं, जैसे ज्ञान की अवस्था तक आ जाते हैं, या तो ज्ञान को उनकी एक लेवल तक आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो स्वतंत्र हो जाते हैं जन्म लेने के लिए या तो फिर वो जर्नी स्टार्ट करने के लिए। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे जन्म लेना है या फिर कहाँ लेना है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये लेना है, कौन सी धरती पे लेना है, क्या ये भी विजुअलाइज कोई कर पाता है? हाँ। या तो फिर ऐसी भी धरती मुझे लगता है कहीं ना कहीं होगी आउटर दी गैलेक्सीज, ये गैलेक्सी के सिवा भी, तो वहाँ पे भी इससे शायद बेहतर डेवलप्ड धरती और मानव भी शायद वहाँ पे होंगे। तो क्या वहाँ पे मतलब इतनी ब्रॉड व्यू मिल पाता है आफ्टर द गेनिंग द नॉलेज? क्योंकि एक कल मैंने व्हाट्सएप पे शायद एक वीडियो ग्रुप के अंदर भी सबको भेजा था, तो एक पूरे गैलेक्सी से बाहर पूरा पॉइंट ऑफ व्यू दिखाया वहाँ पे, और एक
पूरे रेटिना मीन्स आइस आँख के अंदर के कोश के अंदर का भी वो वर्किंग उस कैसे होता है वो दिखाया वीडियो के अंदर। तो ये डेप्थ तक जाने का और उनको विजुअलाइज करने का, उनको रियलाइज करने का भी पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकता है आफ्टर दी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। तो 2-3 बातें आपने बोली इसमें। पहली बात तो बाबा जी ने शरीर छोड़ते वक्त ऐसा कुछ नहीं बोला है ना। उनके सामने 2009 में नहीं 2010 में 2008 में उनके सामने ये प्रश्न किया गया था कि भाई अगर कोई जागृत मानव भी शरीर को अगर छोड़ेगा और अगली शरीर यात्रा शुरू करेगा तो कहाँ से करेगा, है ना। उस संदर्भ में उन्होंने उस वक्त बताया था, है ना। तो उस अर्थ में मैं बता रहा था, ठीक है। तो उनका शरीर शांत हुआ 5 मार्च 2016 को, है ना। उस वक्त ऐसा कोई सूचना नहीं दी, उससे पहले ही बता दिए थे वो, है ना। दूसरी बात कि हाँ, शरीर छोड़ने के बाद शरीर यात्रा शुरू करने का जो है खेल, है ना। वैसे तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को बहुत एंटरटेन इसलिए नहीं करता क्योंकि मरने के बाद की घटनाएं समझना जीने की घटनाओं को समझने के बाद ही होता है। पहले जीना समझ में आएगा या पहले मरना समझ में आएगा? जीने के आधार पे मरना समझ में आएगा, मरने के आधार पे जीना समझ में आएगा? जीने के आधार पे मरना समझ में आएगा। तो पहले जीने को ही समझना पड़ेगा, ठीक है। पर फिर भी आपके अंदर इसके लिए कौतूहल है तो मैं इसको सूचना दे देता हूँ आपको कि भ्रमित अवस्था में शरीर यात्रा को चयन करने का अधिकार नहीं होता, उसमें विवशता होती, वो करता ही है। जागृति के बाद शरीर यात्रा का चयन करने का अधिकार है, ठीक है। अमानव जो होता है वो शरीर यात्राएं विवशता पूर्वक एक ही धरती की सीमा में करता है, एक ही, और एक भी धरती में भी एक ही कि एक स्थान के आसपास ही रहते हैं। अपने जिनको वो अपना बंधु भाई है ना, संबंधी स्वीकारा होता है, उन्हीं के आसपास शरीर यात्राओं को शुरू करते हैं। मानव के पास अनेक धरतियों तक, मानव यानी जागृत मानव के पास, मानव चेतना वाले मानव के पास अनेक धरतियों तक उसका फैलाव होता है। दिव्य मानव के पास अनंत धरतियों तक का फैलाव होता है ना। तीसरी बात, इस गैलेक्सी के बाहर ऐसा, इसमें ऐसा लगता है कि आपने अज्यूम कर लिया इस गैलेक्सी में और कोई धरतियां नहीं है जहां मानव नहीं है। हो सकता है इसी सोलर सिस्टम में हो, मालूम नहीं, अभी तो हमने खोजा नहीं है। इसमें नहीं तो दूसरे सोलर सिस्टम में हो सकती। तो ऐसी अनंत धरतियां हैं जिसपे केवल पदार्थ अवस्था है, ऐसी अनंत धरतियां हैं जिसपे पदार्थ अवस्था प्राणावस्था है, ऐसी अनंत धरतियां हैं जिसपे पदार्थ अवस्था प्राणावस्था जीवावस्था है, और ऐसी अनंत धरतियां हैं जिसपे चारों अवस्थाएं। ऐसी अनंत धरतियां हैं जहां पे केवल अभी जागृतिशील हैं, जागृति प्रमाणित नहीं हुई। ऐसी अनंत धरतियां हैं जिसपे जागृति प्रमाणित हो चुकी है, ठीक है। तो अस्तित्व में ये नित्य वर्तमान है, ठीक है। हर धरती के विकास क्रम की हर स्थिति अनंत है, ऐसी अनंत धरतियां। इसलिए इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे मानव की शरीर यात्रा को अगर आप देखते हैं तो इस क्षण में जन्म लेते हुए कितने बच्चे होंगे, है ना। इस क्षण में 1 साल की आयु के कितने बच्चे होंगे, इस क्षण में 5 साल की आयु के कितने बच्चे होंगे, है ना, 10 साल की, 20 साल की। तो आप एक एक क्षण से भी डिवाइड करेंगे तो उन सबके बहुत सारे होंगे। तो यानी ये सारी स्थितियां वर्तमान है ना। हर क्षण में हर मानव की आयु की सारी स्थितियां वर्तमान है, और एक सैंपल में नहीं, अनेक सैंपल्स में। इसी का नाम नित्य वर्तमान। तो ऐसा मानव की शरीर यात्रा के साथ भी है, पेड़ के साथ भी है, जीवों के साथ भी है, धरतियों के साथ भी है। सभी स्थितियां नित्य वर्तमान। बहुत ही अद्भुत स्थिति है ये। इसको जैसे देखते हैं, सोचते हैं तो अंदर से एकदम, जिसको कहते हैं ना, वंडरफुल हो जाते हैं। वी गेट फिल्ड विद वंडर। ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, और कोई बात? ठीक, तो फिर अपना जो जिम्मेदारी ली है उसको शुरू करते हैं।
कर्म दर्शन जी। देखिए, स्वभाव जो है अमानवीयता में प्रवृत्ति है ना। प्रवृत्ति का मतलब है हमारा इंक्लिनेशन, हमारी टेंडेंसी। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे उनको मतलब सामाजिकता की प्रवृत्ति होती है, तो लोगों के साथ मिलके रहना चाहते हैं। कुछ की अकेलेपन की प्रवृत्ति होती है, आइसोलेशन में रहना चाहते हैं, है ना। कुछ लोगों की सहयोग की प्रवृत्ति होती है ना। कुछ लोगों की अलूफ रहने की प्रवृत्ति होती है कि किसी की कोई आवश्यकता दिख रही है, सहयोग नहीं करना, चल दिया आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये प्रवृत्तियां हैं, अनेकों प्रकार की अमानवीयता में प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, है ना। यही मानवीयता में स्वभाव के रूप में धीरता, वीरता, उदारता, ये प्रवृत्तियां हैं, मानवीय प्रवृत्तियां, इसी को बोला स्वभाव। ठीक है। आवश्यकता जो है वो परिस्थिति जन्य है। आपकी जो स्थिति है ना, आपकी जो परिस्थिति है, ठीक है, दोनों के योगफल में आपको आवश्यकता पहचान में आती है। उसके आधार पे, और ये इसका मूल कारण क्या होता है, सामाजिकता ही इसका कारण है। आवश्यकताओं का मूल कारण आप देखेंगे परिस्थिति जो है समाज की ही है, और उसमें आपको कोई सामाजिकता के निर्वाह के लिए ही आवश्यकता बनती है। ठीक है। उस सामाजिकता के आधार पे बनी आवश्यकता को पूरी करने के लिए इच्छा अंदर होती है। इच्छा होती है तो उसके आधार पे कार्यक्रम बनता है। कार्यक्रम बनता है तो उसके आधार पे हम कोई कर्म करते हैं। कर्म करते हैं तो उसका कोई फल आता है। फल आता है तो उसका कोई प्रभाव होता है। वो प्रभाव हमें स्वीकार होता है तो उसको हम समाधान कहते हैं। वो अस्वीकार होता है तो हम उसको बोलते हैं समस्या। ठीक है। बिल्कुल। तो जिसके बिना आपका आगे गति नहीं बढ़ रही है, आपको छटपटाहट हो रही है, आपको अपना सुख उसी में भास रहा है, तो उसी को आवश्यकता मानते हैं। तीव्र इच्छा के रूप में होती है आवश्यकता, है ना। इच्छाओं के 3 स्वरूप हैं, तीव्र इच्छा, कारण इच्छा, सूक्ष्म इच्छा। तो जो आवश्यकता होती है वो तीव्र इच्छा के रूप में हमें स्वीकार होती है, उसके आधार पे तीव्र इच्छा बनती है। ठीक है, बताइए। ठीक भैया। हाँ जी। 153 पेज में सेकंड बुलेट में एक डाउट था। कौन सी पुस्तक? मानव व्यवहार दर्शन में। अच्छा। अनुभूति के लिए योग आवश्यक है। योग के प्राप्त एवं प्राप्य 2 भेद है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, प्राप्य योग में किसी के योग में किसी का वियोग भी है, और प्राप्त योग में न किसी का योग है और न ही किसी का वियोग है। तो आगे भी है बुलेट पूरा, उसमें हाँ यहाँ पे डाउट है कि प्राप्य योग में किसी के योग में किसी का वियोग, ये समझ में नहीं आया, वियोग कैसे है? प्राप्त योग किसे कह रहे हैं? प्राप्त योग मतलब जो पहले से प्राप्त है व्यापक के रूप में उसे। हाँ, तो और प्राप्य मतलब जो पहचान के प्राप्त करना है वो। तो प्राप्त योग एक ही है, सत्ता में संपृक्त प्रकृति। ठीक है। ये क्या हो गया? प्राप्त योग। प्राप्य योग क्या है? इकाई और इकाई का योग। इसका योग भी होता है, वियोग भी होता है। सपोज मैं अभी यहाँ पे हूँ तो कहीं पे नहीं हूँ, ऐसे समझना है? कुछ भी, जैसे जीवन और शरीर का योग है ना मानव के रूप में, इसका वियोग होता है कि नहीं? होता है ना। तो ऐसे है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का योग है ना पानी के रूप में, इसका वियोग होता है कि नहीं? हो जाता है। ये सब प्राप्य, इकाई और इकाई के बीच का जो योग है इसको प्राप्य योग कह रहे हैं। और सत्ता में संपृक्त प्रकृति प्राप्त योग है, इसमें कोई वियोग नहीं है, इसकी केवल अनुभूति है। ये भी प्राप्य योग है। हाँ।
ठीक है, हाँ दीदी, माइक ले लीजिए दीदी को। भैया अध्याय 16 पोषण एवं शोषण में यतित्व और सतित्व आया था जी। तो तब हमारी ये चर्चा हुई थी कि जीवन रूप में तो पुरुष और स्त्री दोनों में एक ही जीवन है और उसकी समान। एक समान है। हाँ। और उसकी क्वालिटी जो क्षमता है वो भी एक ही है, एक जैसी ही है दोनों की। तो फिर ये यतित्व में क्यों यत्न पूर्वक कहा गया और सतित्व में क्यों सत्व पूर्वक कहा गया? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यतित्व और सतित्व मानव के अर्थ में, जीवन के अर्थ में नहीं है। पहली बात, ये बात हम भूल जाते हैं बार बार। यतित्व और सतित्व किसके अर्थ में है? मानव के अर्थ में। यतित्व का निर्वाह जो है वो मानव करता है, सतित्व का निर्वाह मानव करता है। ठीक है, अब मानव है तो शरीर है ना, ये स्पष्ट हुआ। ठीक है, अब यतित्व और सतित्व का निर्वाह करने का की पृष्ठभूमि क्या है? परिवार। परिवार व्यवस्था में ही पति पत्नी होते हैं, है ना, और परिवार व्यवस्था के अर्थ में पति पत्नी संबंध है। ठीक है, परिवार व्यवस्था में दो निश्चित क्रियाएं, एक परिवार की अंदरूनी व्यवस्था, एक परिवार की बाहर की व्यवस्था के साथ भागीदारी। ठीक है, सतित्व जो है परिवार की अंदरूनी व्यवस्था के अर्थ में है, यतित्व जो है परिवार की समग्र व्यवस्था की भागीदारी के अर्थ में। ठीक, ये जो भूमिकाएं हैं ये स्त्री पुरुष के साथ एक स्थिति तक, एक परिस्थिति तक सीमित हैं और उसके बाद दोनों के लिए समान है। जब बच्चे छोटे हैं उनके पोषण के अर्थ में स्त्री का सतित्व के अंदर प्रधानता से सक्रिय होना एक स्वाभाविक बात है। तो आप देखेंगे कि महिलाओं का घर की अंदरूनी व्यवस्था के अर्थ में कि भाई संबंध अच्छे रहें, पोषण ठीक से होता रहे, है ना, घर की व्यवस्था बनी रहे, इस अर्थ में ज़्यादा सक्रियता है। और पुरुष का घर की बाहर की व्यवस्थाओं में कि भाई परिवार की व्यवस्था के लिए साधन अर्जन कैसे हो जाए, है ना, हम अपनी भागीदारी समाज में कैसे सुनिश्चित कर लें। एक जब परिवार की आयु कम है तब इस अर्थ में ये भूमिकाएं ज़्यादा स्पष्ट है। जब एक आयु में आके बच्चों की आयु, बच्चे भी अब बड़े हो गए हैं, यानी वो भी अब स्वायत्तता की तरफ आ गए हैं। अब यतित्व और सतित्व की भूमिकाएं अब इंटरचेंजेबल है। अब इसमें वो कोई समस्या नहीं, इसको कर सकते। बाहर स्त्रियां भी बाहर की जिम्मेदारी ले सकती हैं, पुरुष भी अंदर की ले सकते हैं। दोनों टाइम एक दूसरे का सहयोग तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा झंझट रहा है स्त्री पुरुष वाला अभी तक स्पष्टता ही नहीं होती इसकी। तो व्यवस्था के अर्थ में ही इसका अर्थ स्पष्ट होता है ना, और वो भी परिस्थिति के साथ जोड़ के देखते हैं तो स्वाभाविक सी बात लगती है ना। जब छोटा बच्चा है, बच्चे छोटे हैं, तो माता की जिम्मेदारी उसके पोषण के अर्थ में अधिक है उस वक्त, तो इसलिए वो घर के अंदरूनी व्यवस्था में ही होगी, है ना। तो स्वाभाविक है जब वो काम करना है तो बाकी भी उससे जो जुड़े हुए काम है उनको देख लो, और पुरुष बाहर के देख ले, पर एक आयु के बाद दोनों को कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी देखा गया है कि अगर छोटी बच्चों की आयु जब छोटी है और जो घर में महिला हैं वो बाहर के काम में जाएं तो बच्चों का पोषण ठीक से नहीं होता है, उनका संरक्षण ठीक से नहीं हो पाता है ना। ये भी देखने को मिलता ही है, हम सब देख ही चुके हैं सब। तो पर ये जिम्मेदारी दोनों पक्ष को स्पष्ट होनी है, वो बिना समझ के दोनों काम नहीं हो सकते। आज की दुनिया में जो करते हैं अधूरी समझ से, ये यतित्व सतित्व का आंशिक भाग है ना। यतित्व सतित्व मानवीयतापूर्ण आचरण के अर्थ में, क्योंकि पति पत्नी संबंध की स्वीकृति होगी तो स्व नारी स्व पुरुष में जिएंगे, तब उसके आधार पे है ये, उससे कम में नहीं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है।
भाई आप अध्याय 15 मानव सहज न्याय में एक आया था, परिपाक एवं फल की हेतुक संज्ञा है। तो परिपाक और फल वो थोड़ा सा क्लियर कीजिए। इसको पूरा पढ़ के सुनाए, मेरे पास पुस्तक नहीं है। हाँ दीदी पढ़ रही हैं। लघु मौलिकता से गुरु मौलिकता की ओर प्रगति की सुकृत और गुरु मौलिकता से लघु मौलिकता की ओर गति को विकृत परिणाम परिपाक एवं फल की हेतुक संज्ञा है। ठीक, परिपाक और भी एक दो जगह आया है ना। परिपाक का मतलब है प्रक्रिया से गुजरने से, है ना, जो फल तैयार होता है तो प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है ना। और फिर उसके प्रक्रिया के गुजरने में जो वो धीरे धीरे तैयार होता है और फिर वो अपनी पूर्णता में पहुंचता है, उसको फल कहते हैं। और ये प्रक्रिया में से गुजरना ही परिपाक है। हाँ, परिणाम, फल परिणाम, परिणाम जो है वो फल है जो भौतिकता के अंदर परमाणु के स्तर पे गठन के परिणामों को कहते हैं। गठन परिवर्तन से परिणाम होता है, वहां पे उस संज्ञा को यूज किया गया है। फल का मतलब यही है कि एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद जो आया है ना, जैसे आप जैसे घर में भोजन बना रहे, चावल बना रहे, कच्चा चावल डाला, पानी डाला, उसको पकने दिया, फिर एक स्थिति आती है ना वो ठीक पक गया। हाँ, तो ये परिपाक है। और उसका फल क्या है? आपको बढ़िया चावल मिल गया खाने को। हेतु का मतलब यही है, उसके लिए किया जा रहा है। देखिए, व्यवहार दर्शन ऐसी पुस्तक है, इसके अंदर आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ पूछने को रहेगा, है ना। तो अभी उसको छोड़ के जिस जिम्मेदारी को लिया कर्म दर्शन, उसको भी देख लेते हैं। नहीं तो ऐसा निर्णय ले लेते हैं कि पहले इसको पूरा कर लेते हैं, फिर अगले शिविर में कर्म दर्शन हो जाए, ऐसा भी कर सकते हैं। मेरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं। कैसा ठीक रहेगा? अगर उसमें संतुष्टि नहीं है तो उसको भी देख सकते हैं। बहनों का क्या विचार है? कर्म दर्शन ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो और अवसर मिलते ही रहेंगे व्यवहार दर्शन के। कोई भी अध्ययन प्रक्रिया कहीं भी शुरू होती है, वहां पहले व्यवहार दर्शन से शुरू होती है, तो उसमें जाया ही जा सकता है ना। अभी घोषणा आप लोगों ने सुनी ली होगी, हापुड़ में फिर से शुरू होने वाला सत्र, तो व्यवहार दर्शन में कुछ बच गया हो तो उसमें जाया जा सकता है ना। वहां तो स्वागत है ही हमेशा। ठीक है। तो कर्म दर्शन के अंदर क्या बात हुई?
जगह में लिंक होता है। अच्छा, हम कोई भी मतलब करते हैं तो वो लास्ट में जाके वो परमाणु के साथ वो कनेक्ट हो जाता है। तो हमने ऐसा सुना था कि आपको परमाणु के बारे में आपका बहुत ज्यादा डीप है, तो हम वो चाहते थे। अच्छा, तो इसलिए मैं राकेश भाई को ऐसा बोल रही थी। हाँ, तो परमाणु की चर्चा भी कर लेंगे, वो इस शिविर में पूरी अच्छे से करेंगे, है ना। लेकिन जो इसके जो पहले 2 अध्याय हैं, है ना, कर्म और उपासना, ये मतलब आप लोगों ने पढ़ लिए हैं कि नहीं पढ़े अभी तक? पठन हुआ इसका? अच्छा, ठीक है। तो इसको पढ़ने से मतलब एक बहुत अच्छी मानसिकता तैयार होती है। ये इसका सबसे बड़ी बात ये कर्म दर्शन की, कि हमारे को मानव का क्या करना है ये स्पष्ट होता है। ये सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है ना, कि हमें करना क्या है ना, और करने का आधार क्या है, उसका कारण क्या है, उसका फल क्या आता है, ये सब बातों पे इसमें बहुत अच्छी चर्चा है। ठीक है, तो इसकी उपयोगिता तो बहुत है ना। तो बाकी परमाणु वाला जो मुद्दा है, ये सबको करेंगे, इसको सबको एड्रेस करेंगे, है ना, पूरा करेंगे। ठीक है, तो इसके 2 अध्याय के प्रति अगर हम पहले स्पष्ट हो जाएं, है ना, जितना भी इस अध्ययन शिविर में हम हो सके, मेरा मन है कि आज का दिन जो है पहले अध्याय पे लगाया जाए, और कल दूसरा दिन दूसरे अध्याय पे लगा के, फिर उसके बाद जो बातें हैं मैं फिर उसकी कर लूँगा। देखिए, अध्याय 3 का जो पहला भाग है वो परमाणु संरचना एवं अणुरचना पे है ना। तो क्रम से चलते हैं तो भी वो इसके बाद ही आता है। अनुभव का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या है? अनुभव की परिभाषा अनुक्रम से होने को पहचान लेना। तो अनुक्रम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बढ़िया। आप लोग भी आगे आ जाइए ना। असल में मैं अपने स्कूल के दिनों में बैक बेंचर था, तो मुझे लगता है बैक बेंचर होने से ना कक्षा की गतिविधि में हम पूरी तरह, है ना, भागीदारी नहीं कर पाते। जब से सहस्तित्व समझ में आया तब से ऐसा लगता है कि सबको साथ लेके चला जाए। ठीक है, हाँ। तो इसको आप लोगों ने पठन किया है, तो इसको कैसे करें अब? तो या तो पढ़ते जाते हैं, एक क्रम से पढ़ना शुरू करते हैं, और उसमें जो जो क्वेरीज हैं एक एक पेज को पढ़ते हैं पहले, या तो जैसे ये पेज 9 से हम शुरू करके यहाँ पे पेज 10 का जो फर्स्ट 3 लाइन्स है वहां तक पढ़ के फिर आगे, फिर उसके आगे शुरू करेंगे, है ना। तो इसमें कुछ ऐसे ऐसे करके, आप नई बुक है तो इसमें क्या अंतर है काफी? अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, आप ही लोग बता दीजिए पेज नंबर। जो फर्स्ट अध्याय का फर्स्ट पेज है उसको पढ़ते हैं हम कहाँ तक, जहाँ पे लिखा है यही मानव का अभीष्ट है इसलिए, है ना, यहाँ तक पढ़ते हैं। पढ़ी काफी अलग है, तो मेरे को एक नई पुस्तक दे दीजिए, उधर से देख लेते हैं। थैंक यू। आपके पास है पुस्तक? हाँ हाँ,
એટલે વાંચતું જવું છે. સારુંથી કીધું. कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़िए. अध्याय 1 कर्म. कायिक, वाचिक, मानसिक व कृत कारित अनुमोदित भेदों से 9 प्रकार से हर मानव कर्म करता है. हर कर्म का फल होता है. मानव में कायिक, वाचिक एवं मानसिक कर्म तीनों कालों में प्रसिद्ध है. ये कृत कारित अनुमोदित भेद से पूर्णतः 9 प्रकार से गण्य है जो प्रत्यक्ष है. मानव का कार्य क्षेत्र केवल प्राकृतिक, सामाजिक एवं बौद्धिक है जिसका अभिष्ट सुख है. इससे अधिक या कम नहीं है. इसके बिना मानव में श्रम का विश्राम प्रकटन नहीं है. इसीलिए कांक्षा सहित क्रिया ही कर्म, संचेतना सहित गति ही संपूर्ण क्रिया है. अस्वीकार्य के स्वीकार का जो दबाव है वही वेदना है. वातावरण ही दबाव प्रदायी तथ्य एवं सापेक्षता है जो प्रत्यक्ष है. सापेक्षता ही ह्रास व विकास का प्रभावशाली तथ्य है. प्रत्येक कर्म में कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव ये 5 अंग समाहित रहते हैं. आवश्यकता पूर्ति के लिए ही संपर्क एवं संबंध है. आवश्यकता ही इच्छा है जिसके मूल में समाज, सामाजिकता, उसका पालन, परिपालन, आचरण, अनुसरण एवं अनुशीलन समाया रहता है. दर्शन पूर्वक आवश्यकताओं का निर्धारण एवं अनुसरण करने की स्वीकृति के लिए किए गई संपूर्ण क्रियाएं इच्छा के रूप में होती हैं जो चैतन्य क्रिया में पाए जाने वाले संचेतना का प्रकटन है. प्रत्येक इच्छा व आवश्यकता की पूर्ति से मानव सुखी होने की कामना करता है. प्रत्येक कर्म में जो सुख की आशा है यही अनुभव मूलक विधि से सुख, शांति, संतोष व आनंद सहज रूप से ज्ञातव्य है. इच्छा, कर्म व फल का संतुलन ही अभीष्ट सिद्धि है जिसकी संभावना है. बौद्धिक, सामूहिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक उत्थान के लिए निश्चित दिशा के रूप में नियम तथा प्रक्रिया है. यही मानव का अभीष्ट है. ठीक, यहाँ पे रुकते हैं अभी. तो इसको लेके कोई चीज स्पष्ट ना हुई हो, कोई शब्द अर्थ पहले देख लेते हैं. हाँ हाँ, तो कर्म की डेफिनेशन तो यही है, कायिक, वाचिक, मानसिक व कृत कारित अनुमोदित भेदों से 9 प्रकार के कर्म हैं. तो कायिक, वाचिक, मानसिक स्पष्ट है? नहीं. तो कायिक का मतलब होता है शरीर से करना, है ना. जैसे अभी आप सर हिला रहे हो, ये शरीर से कर रहे हो. आपने प्रश्न पूछा, शरीर के से पूछा, है ना. वाचिक का मतलब भाषा से, है ना. जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, उससे कुछ करा, उसके आधार पे मैंने भी कुछ आपको रिस्पांस दिया. तो वाचिक, भाषा से जो करते हैं ये सब वाचिक है. और तीसरा मानसिक, जो हमारे कल्पनाशीलता में होता है, इसको बोला मानसिक. तो कायिक, वाचिक, मानसिक, है ना, ये 3 आधार है जिससे हम कर्म करते हैं. जिन 3 प्रकार से कल्पनाशीलता से जुड़ा है ना. कल्पनाशीलता मन से ही व्यक्त होती है सारी. तो कल्पनाशीलता है, मानसिकता ही है वो. ठीक है. आशा, विचार, इच्छा का संयुक्त रूप ही है वो मानसिकता. ठीक है. हाँ, नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपके प्रति मेरा कोई भाव है ना. अभी मैं उसको भाषा से व्यक्त नहीं कर रहा और शरीर से व्यक्त नहीं कर रहा, पर भाव तो कर रहा हूं ना. ये मानसिक कर्म है. भाषा के रूप में व्यक्त नहीं कर रहा, शरीर की क्रिया के रूप में व्यक्त नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाव के रूप में व्यक्त कर रहा हूं. इसका प्रभाव होता है कि नहीं होता है? इसका फल होता है कि नहीं होता है? वो तो है ही है, लेकिन मानसिक कर्म क्या है इसको स्पष्ट होने की जरूरत है हमारे को, है ना.
हाँ, ठीक बात है। बहुत सारी ऐसी कल्पनाएं हैं जिनको हम क्रियान्वित नहीं करते, उनको स्वप्न नाम दिया। कल पढ़ ही रहे थे, है ना। खैर, तो कायिक, वाचिक, मानसिक स्पष्ट हुआ। दोनों से जुड़ा है। जो भी हमारे मानसिक पक्ष में भाव भी होता है, विचार भी होता है, इच्छा भी होती है, आशा भी होती है, सब हमारे मानसिकता से जुड़े हुए हैं। चैतन्य पक्ष में जो हो रहा है ना। ठीक है, हाँ जी। देखिए, कर्म जो भी करते हैं उसमें वो परिस्थिति के साथ ही योग होता है उसका। हाँ, तो देखिए, व्यवहार की परिभाषा है मानव मानव के बीच में की गई क्रिया प्रक्रिया, है ना। कर्म क्या है? अभी एक मानव को ध्यान में रख के बोल रहे हैं कि मानव जो चेष्टा कर रहा है, जैसे हर इकाई कोई चेष्टा कर रही है। परमाणु एक चेष्टा करता है ना। पानी एक कुछ चेष्टा करता है ना। वनस्पति कुछ चेष्टा करता है ना। तो जीव जंतु कुछ चेष्टा करते हैं। मानव क्या चेष्टा करता है? तो मानव जो करता है, जो कर रहा है, इसको नाम दे रहे हैं कर्म। ठीक है। फिर उसका डिस्क्रिप्शन दिया। पहले बताया कितने टाइप से है, तो बताया 3 उसके अंदर टाइप है। एक तो शरीर से भी कुछ करता है, फिर भाषा से कुछ करता है, और फिर मानसिकता में कुछ करता है। ठीक है, ये 3 हुए। फिर इसको करने का बताया कृत, कारित, अनुमोदित, यानी खुद कुछ करता है, इसको बोला कृत। दूसरों से करवाता है ना, उसे बोला कारित। और जो जिसमें अपना अनुमोदन देता है, ना कर रहा है ना करवा रहा है पर अनुमोदन दे रहा है, इसको बोला अनुमोदित, जिसमें अपना समर्थन दे दिया, है ना। कि जैसे हम क्लास में बैठे हैं, कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये समझ में आ गया कि ये लोग कोई सही बात को यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं। आपस में एक व्यक्ति दूसरे को दे रहे हैं, हम लोग शांति से उनका वेट कर लेते हैं कि उनकी क्रिया में हमने अनुमोदन दे दिया, ठीक तो है। कई बार ये होता है कि वो हमारे को ठीक नहीं लग रहा था, हम बोल देते रोक दीजिए, अनुमोदन नहीं दिया, ठीक है ना। तो अनुमोदन भी एक अपने आप में कर्म है। अब इसकी कॉम्बिनेशंस क्या बनती है? तो कायिक कृत, कायिक कारित, कायिक अनुमोदित। जी जी, व्यवहार में और कार्य में दोनों कर्म के आधार पे ही है। ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक बात है। इसका कनेक्शन पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन से। इसलिए कांक्षा सहित क्रिया ही कर्म संचेतना सहित गति ही संपूर्ण क्रिया है। ठीक है। क्या मतलब है? कांक्षा किसे कहते हैं? इच्छा और आशा के योग को कांक्षा कहते हैं, है ना। आशा किसकी रहती है? सुख की। और सुख को पूरा करने के लिए जो हमने इच्छा की, है ना, शिक्षा की इच्छा हो गई, आहार की इच्छा हो गई, आवागमन की इच्छा हो गई, व्यवसाय की इच्छा हो गई, है ना। क्या इच्छा है? वो सब किस चीज के लिए है? सुख की आशा में। इस कॉम्बिनेशन को क्या नाम दिया? कांक्षा, है ना। तो ये जो आवश्यकता कांक्षा के आधार पर निर्धारित होती है ना। तो कर्म के अंदर क्या है? करने वाला है, करने का कोई कारण है। तो कारण के रूप में देखने जाएंगे तो आवश्यकता पूर्ति समझ में आती है। अब देखिए ना, इसमें लिखा है प्रत्येक कर्म में कर्ता, कारण, उद्देश्य, फल एवं प्रभाव। यानी कोई करने वाला है, कुछ करने
करने वाले के लिए कोई कारण चीज बनती है कि क्या करना है ना। जैसे शिविर में आना है ना, आने वाले आप हैं, आप करता हो गए, ठीक है। शिविर में आने का कारण क्या है ना। तो एक आश्वासन है कि इधर कुछ स्पष्टता बनेगी, है ना। आप उस कारण को आपने पहचान के आपकी आवश्यकता बन गई, हाँ मेरे को स्पष्टता चाहिए, है ना। तो उसके कारण के अर्थ में आवश्यकता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है कि आपको स्पष्टता बन जाए, है ना, उसका कोई लक्ष्य है जहां तक पहुंचना चाहते हैं। फल क्या है कि जो क्रिया कर्म हम करेंगे उसमें जो सब जितना ठीक कर लिया उतना फल मिलेगा हमें, जो फल मिलेगा उसका प्रभाव बनेगा, ठीक है। हाँ, ये हमारा बहुत कंफ्यूजन है ये पूरे इसमें एजुकेशन में, कारण और उद्देश्य को हम समझ नहीं पाते, है ना। तो कारण जो होता है वो मूल में होता है। तो मान लीजिए कोई क्रिया, तो कारण और उसका उद्देश्य या उसको बोल देते हैं प्रयोजन। कारण से क्रिया है, और क्रिया से उद्देश्य पूर्ति है या प्रयोजन का उपलब्धि है, और ये तीनों मिलके सिद्धांत कहलाता है। इतना ही सिद्धांत है। इसको एक उदाहरण से ले लेते हैं। मानव का उद्देश्य क्या है? यानी मानव लक्ष्य क्या है? ठीक है, ठीक है। उसके लिए क्रिया क्या है? मानवीयतापूर्ण आचरण। मानवीयतापूर्ण आचरण करेंगे तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व जी पाएंगे, प्राप्त कर पाएंगे, उसकी उपलब्धि होगी। इसका कारण क्या है? सुख धर्मी है, या और उसको बोलेंगे तो ज्ञानावस्था की इकाई। आप ज्ञानावस्था की इकाई हैं, इस कारण से आपका लक्ष्य समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व है, और इस कारण से ही आपका जो क्रिया है वो मानवीयतापूर्ण आचरण है। इतना ही तो समझना है, यही तो समझने की वस्तु है। तो कारण को समझने जाते हैं तो सहअस्तित्व दर्शन ज्ञान की जरूरत पड़ जाएगी। कर्ता को समझने जाते हैं तो जीवन ज्ञान की जरूरत पड़ जाएगी। उद्देश्य को समझने जाते हैं तो मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान की जरूरत पड़ जाएगी। उसका फल समझने जाते हैं तो अखंड समाज मिलता है। उसका प्रभाव देखने जाते हैं तो सार्वभौम व्यवस्था मिलती है। ठीक है ना। मानव ही करता है। मानसिकता, कायिकता, वाचिकता मानव में है। मानव में जीवन दृष्टा है। मानव में जीवन दृष्टा है। मानव करता है और मानव ही भोगता है। शुरू कर दिए थे आप, बताइए। हाँ,
मतलब कांक्षा का मतलब क्या बताए? हाँ, तो आशा किसकी होती है? सुख की। सुख को पाने के लिए किए गई इच्छा, है ना? तो अब कांक्षा वर्ड और कहाँ आता है? सामान्य कांक्षा, महत्वाकांक्षा, यहां जुड़ता है। तो यही सब करते हैं कर्म के रूप में, और क्या करते हैं, है ना? कर्म के रूप में आहार, अलंकार, आवास के लिए कुछ कर रहे हैं। हाँ, अभी रुक थोड़ा सा, है ना? तो सामान्य आकांक्षा के लिए या महत्वाकांक्षा के लिए करते हैं, है ना? इन सब में क्या आशय है हमारा? कि सुखी हो जाए, है ना? यही क्रियाकलाप है हमारा, इसी में समस्त कर्म आ रहा है हमारा। क्या? सभी विचार, अशेष का मतलब सभी। हाँ, यही सभी विचारों में। हाँ हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ, तो मानव में संचेतना जो है वो उसकी मतलब संवेदना और ज्ञान पक्ष का योग को नाम दिया संचेतना। संज्ञानशीलता में नियंत्रित संवेदनाएं, है ना? ये हो गई संचेतना। संचेतना की परिभाषा क्या है? संज्ञानीयता में नियंत्रित संवेदनाएं। ठीक है? तो कहने का मतलब है हमारा एक ज्ञान पक्ष है, उसमें दूसरा हमारा संवेदना का पक्ष है, जो संसार के साथ हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना? तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हमारी गति बनती है। चैतन्य पक्ष और जड़ पक्ष के कॉम्बिनेशन में हमारी गति होती है मानव रूप में। इसलिए मानव रूप की बात चलती है सारी जगह। कर्म दर्शन पूरा का पूरा मानव रूप में आपको बात को रख रहा है, क्योंकि कर्म मानव करता है। हाँ, संपूर्ण क्रिया। थैंक यू। अभी उस विश्लेषण में बाद में चलते हैं। सुख, शांति, संतोष, आनंद का अर्थ क्या है, उसको वहां से प्लेस कीजिए आप कि समाधान प्रमाणित करने से सुख, समृद्धि प्रमाणित करने से शांति, अभेयता प्रमाणित करने से संतोष और सहअस्तित्व प्रमाणित करने से आनंद। वहां पे जोड़ के रखिए उसको। वही मन वाला भाग अभी छोड़ दीजिए उसको थोड़ी देर के लिए। जीवन में सुख होता है, समाधान को प्रमाणित करने से जीवन में सुख होता है। वो मन से, वृत्ति से, चित्त से कैसे जुड़ा हुआ है उसको बाद में बात करते हैं। ठीक है? हाँ, अभीष्ट जिसको पाने के लिए हम मतलब उसको हम अपना जैसे साधना जब करते हैं तो उसके लिए किसी अभीष्ट की पहचान को करते हैं। ईष्ट, ईष्ट से है। अभ्युदय के अर्थ में ईष्ट, अभीष्ट है। ईष्ट देवता होता है ना, तो जिसकी आराधना होती है, यानी जिस साधना से जिसकी उपलब्धि होनी, वो ईष्ट होता है। साधना करके जो उपलब्धि होनी है उसको ईष्ट कहते हैं। यहाँ पे ईष्ट को क्या बोल दिया? अभीष्ट। अभीष्ट क्यों कह दिया? अभ्युदय से जोड़ दिया। अभ्युदय का क्या अर्थ है? सर्वतोमुखी समाधान। सर्वतोमुखी समाधान मानव समाज में होता है, मानव परंपरा में होता है। ठीक है? इसलिए जोड़ा उसे। पहले जो ईष्ट था वो साधना अकेले की थी, अभी अभीष्ट करने से क्या कर दिया? तो अब ये मानव परंपरा से जोड़ दिया। तो उससे इससे छुटकारा नहीं पाना, यही हमारे लिए लक्ष्य है। बहुत मेजर शिफ्ट है ये। संसार माया नहीं है, संसार बंधन नहीं है,
संसार का प्रयोजन है, और मानव जो है उस संसार में एक निश्चित भूमिका के साथ है। वो भूमिका का नाम ही अभीष्ट है। हमारा सुख उसी में है। अभ्युदय, सर्वतोमुखी समाधान। हाँ, सर्वशुभ उसी को कहा, उसी को सर्वशुभ कहा, सर्वतोमुखी समाधान को, उसी का नाम अभ्युदय। अभ्युदय का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो प्रकाश से होता है ना। जैसे पहले जो परंपरा में ऐसा माना गया, जब सूर्य की पहली किरण आती है तो चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, इसको अभ्युदय कहा गया। तो यहाँ पे प्रकाश ज्ञान है। ज्ञान का प्रकाश जब मानव परंपरा में फैल जाता है, इसका नाम दिया अभ्युदय। उस अर्थ में इसको प्रयोग किया गया। ठीक है। आगे बढ़े तो हम जिसको आवश्यक मानते हैं उसको पाने के लिए इच्छा है। हाँ, तो अब हम किस चीज को आवश्यकता मानते हैं ये हमारी समझ पे है। समझ के अभाव में हम विषयों को आवश्यकता मान लेते हैं, है ना। और समझदारी के आधार पे फिर हम प्रयोजन के आधार पे आवश्यकता को पहचानते हैं, पर इच्छा तो आवश्यकता से ही है। ठीक है जी। देखिए, जैसे कृत का तो बहुत आसान सा है ना। जैसे हम लोग कोई भी कर्म कर रहे हैं, जैसे हम इस शिविर में भागीदारी कृत विधि से कर रहे हैं, है ना। कारित विधि से क्या करते हैं हम, है ना। जैसे हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं आप लोग ये काम करो, है ना। तो हम लोग टीचर्स हैं, बोलते हैं उनको, काफी इंस्ट्रक्शंस देते ही हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, ये सब कारित है। अनुमोदित क्या है कि समर्थन जिसमें हमारा है ना। तो बेसिकली जैसे ये जो अपनी आर्थिक व्यवस्था चल रही है अभी, या अपनी जो भी पॉलिटिकल व्यवस्था बना रखी, तंत्र बना रखा है हमने जो, है ना, इसमें सारी चीजों में जो सरकार निर्णय ले रही है, इसमें हमारा अनुमोदन है। नहीं, ना चाहते हुए नहीं, चाहते हुए आपने ही वोट डाला है, आपने ही प्रतिनिधि को तय किया ना। आपने इस बात को स्वीकारा है कि हमारा प्रतिनिधि निर्णय लेगा, और वो प्रतिनिधियों में से कुछ लोग उस निर्णय को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमने इस डेमोक्रेटिक मॉडल का अनुमोदन किया हुआ है ना। तो हमारे प्रतिनिधि जो भी कर रहे हैं उसमें हमारा अनुमोदन है। ठीक है ना। हाँ हाँ, तो जैसे सरकार कुछ भी निर्णय लेती है ना, मतलब कुछ करने का, है ना। सरकार ने बोला कि भाई इधर सेना भेजेंगे, तो सेना के लिए तो कायिक से ही जाते हैं ना सैनिक, उसमें हमारा अनुमोदन रहता है। हमारा नहीं होगा ना, हमारा शरीर पक्ष होगा तो कायिकृत हो जाएगा, कायिक कारित में हो जाएगा। हम किसी को बोलेंगे आप ये करो, चलो गड्ढा खोदो, या ये लैब में ये एक्सपेरिमेंट करो, कायिक कारित हो गया। ठीक है। कायिक का मतलब है शरीर से किए गए कर्म। अब कारित कर्म क्या है? कारित कायिक से नहीं जुड़ा है केवल,
कायिक जुड़ा है, कारित कृत जुड़ा है मानसिक से, मानसिक कृत भी होता है। मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक बात है, बिल्कुल। नहीं, ये कहाँ पहुंच गए हम कुछ बात कर रहे हैं भाई, उसको समझने का प्रयास करेंगे। हम बात को समझने के लिए प्रयास करेंगे या ये सही नहीं है ये प्रूव करने के लिए प्रयास करेंगे। ये समझना जब होगा सही मान के होगा ना। तो अभी जब तक हम अध्ययन शिविर में मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, आप ये मानते हो, मैं जो बताऊंगा उसको आप सही मानेंगे और सही मान के उसके लिए स्पष्टीकरण पूछेंगे। ऐसा मानूं या नहीं मानूं? ये ठीक है ना? हाँ, ठीक। तो ये हो गया कायिक, ये हो गया वाचिक और ये हो गया मानसिक। फिर कृत, कारित, अनुमोदित। ठीक है। अब इनका कॉम्बिनेशन बनता है जैसे ये और ये एक कॉम्बिनेशन है, कायिक कृत, फिर कायिक कारित, कायिक अनुमोदित। ठीक है। ऐसे ही कृत वाचिक, कृत मानसिक, ऐसे ही कारित वाचिक और कारित मानसिक। ठीक है। ऐसे ही अनुमोदित वाचिक और अनुमोदित मानसिक। तो कितने हो गए? 9 हो गए। इन दो का 1, इनका 2, इनका 3, फिर इसके साथ भी 3, फिर इसके साथ भी 3, 9। 9 प्रकार से कर्म। पहले तो ये समझने की बात आ गई। ठीक है। कायिक का मतलब हो गया शरीर से, है ना। जैसे खाना खाते हैं, खाना किससे खाते हैं? शरीर से करते हैं, तो कायिक कर्म हो गया ना। इसमें कोई समस्या? कायिक कृत है ना। फिर आप मेरे को पानी देते हो, मैं पानी पी लेता हूं, ये क्या है? कायिक कारित। आपका कारित कर्म है और मेरा कृत कर्म है। आपने पानी पिलवाया ना मेरे को, आपके आग्रह पे मैंने पानी ले लिया, तो मेरे लिए तो ये कृत, क्योंकि मैं अपने शरीर से मैं कर रहा हूं इसलिए मेरे लिए कृत है, पर आपने करवाया है इसलिए आपके लिए कारित है। जो हम करवा रहे हैं दूसरों से, आप मुझसे करवा रहे हैं ना, पानी पिलवा रहे हैं ना, है ना। मैं आपसे हाँ बुलवा रहा हूं ना। ठीक है। तो जो आप मुझसे पानी पिलवा रहे हैं ये आपका कारित कर्म है ना। और बाकी सबका अनुमोदित कर्म है। सबका अनुमोदन है ना, सबका समर्थन है ना, मैं पानी पी लूं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है ना। ऐसे ये है ना, अनुमोदन था ही आपका। आपने दिया, वो पानी देना आपका कृत है, पर मेरा पानी पीना आपके लिए कारित है। हाँ बिल्कुल, कायिक ही हुआ ना, क्योंकि शरीर से की जा रही क्रिया में आप अनुमोदन दे रहे हैं। जी हाँ बोलिए ना। हाँ इसमें कायिक कृत में लिखा है खुद करना, कायिक कारित में लिखा है दूसरों से करवाना, और कायिक अनुमोदित में लिखा है दूसरे करे उसमें मेरी सहमति। हाँ। फिर वाचिक कृत में खुद बोलना, हाँ। वाचिक कारित में दूसरों से बुलवाना, हाँ। और वाचिक अनुमोदित में दूसरे बोले उसमें हमारी सहमति होनी। हाँ। फिर मानसिक कृत में लिखा है खुद सोचना, मानसिक कारित में दूसरों को सोचवाना, मीन्स के हम कुछ कार्य करें उस पे वो सोचे ऐसा। हाँ।
और मानसिक अनुमोदित मीन दूसरा कोई कुछ सोच रहा है, हाँ। उसमें हम अनुमोदन। बहुत बढ़िया, ये नोट कर लीजिए, है आपके पास ये? हाँ ठीक है। हाँ हाँ, समर्थन देना, कुछ हो रहा है। हाँ, इसमें 6 शब्दों का वो भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है कायिक मीन्स शरीर से, वाचिक भाषा से, मानसिक विचार से या कल्पनाशीलता से, कृत मीन्स स्वयं करना, कारित मीन्स दूसरों से करवाना, और अनुमोदित मीन्स सहमति। सहमति, ठीक। समर्थन करना, सहमति नहीं, समर्थन करना। हाँ ठीक है, ये स्पष्ट हो गया? बढ़िया, आगे बढ़े। ठीक। से हाँ, नहीं समझ में आया। बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये समझना बहुत जरूरी है। एक सूत्र और पढ़ा होगा आपने, इकाई घन वातावरण ही संपूर्णता है। इकाई अपने वातावरण के साथ संपूर्ण है, ये भी आपने सुना होगा, है ना? तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि संपूर्णता को समझने के लिए वातावरण की रेलेवेंस हमारे को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जो इकाई होती है, 2 शब्द आते हैं, इकाई का वातावरण और नैसर्गिकता। इसको मिटाने के लिए जुगाड़ ऊपर है, ठीक है। तो कोई इकाई है, वो हर इकाई अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ होती है। हर इकाई अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ है। हर इकाई का कोई प्रभाव होता है, उस प्रभाव की एक सीमा होती है, उसको बोला उसका प्रभाव क्षेत्र। तो प्रत्येक इकाई अपने प्रभाव क्षेत्र के साथ होती है। और इकाई अकेली नहीं होती, सबके साथ ही होती है। ये एक इकाई की परस्परता है, बाकी इकाइयां, है ना? जो परस्परता में इकाइयां हैं उनको बोलते हैं नैसर्गिक, नैसर्गिकता। परस्पर इकाइयों को क्या बोलते हैं? नैसर्गिक। तो जितनी भी आसपास इकाइयां हैं, अनंत इकाइयां होती हैं, सब नैसर्गिक है। ठीक है। एक चीज होती है वातावरण, उसको समझने से पहले एक चीज और समझनी पड़ेगी हमें। किसी चीज को, इस प्रश्न पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, है ना? इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आ जाता है इसको समझ के, पर इसको पकड़ने के लिए पहले थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है ना? तो किसी चीज को हम एक कब कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक है, ये एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। तो ये अलग अलग कब है और एक कब है? जब पानी बनता है तब एक कहते हैं। पानी में एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और जब गैस के रूप में दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी मिले रहते हैं
वायु में, है ना, तो तब अलग अलग कह रहे हैं उसे। तो ये अलग अलग होना और एक होना, इसमें अंतर क्या है, क्या बदल जाता है इसमें, क्या आचरण, स्थिति में क्या बदलता है? हाँ, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बदला, क्या स्ट्रक्चर बदला, बॉन्ड बना, क्या बॉन्ड बना? हाँ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, क्या मतलब है इसका? सब साथ में बोलिए, मेरे को सब समझ में आ रहा है। एक एक करके बताइए। कहाँ दीदी? क्या बात है, बहुत जोरदार। तो क्या मतलब हुआ? हाँ, तो जब इनके प्रभाव अलग अलग हैं तब ये अलग अलग इकाइयां हैं। ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। जब वो इनके जो प्रभाव है वो संयुक्त प्रभाव बन गया तब ये एक हो गए। ये एक संयुक्त प्रभाव को प्रकाशित करने लगे, अब ये अलग अलग प्रभाव को प्रकाशित कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये अलग अलग है और ये एक है, इसको इकाई बोलेंगे, इनको अलग अलग बोलेंगे। ठीक है? इकाई का अस्तित्व फिर भी बना हुआ है, इकाइयां फिर भी अपने अस्तित्व को नहीं छोड़ी हैं, लेकिन संयुक्त प्रभाव में है, इसलिए संयुक्त आचरण कर पाती हैं, इसलिए तालमेल पूर्वक रह पाती हैं। ठीक है? अब इसी से एक हम कंपैरिजन करते हैं। अभी हम लोग परिवारों में अलग अलग इकाइयों के रूप में है या संयुक्त प्रभावों के रूप में? तो परिवार व्यवस्था का मतलब क्या है? प्रभाव। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट बात। ठीक, नहीं, सब कुछ ही नेचुरल है। मानव भी जो करता है नेचर में ही करता है, कहाँ से लाएगा, है ना? तो नेचर ट्रांसलेशन से पकड़ में नहीं आएगा। जो मैं परिभाषा दे रहा हूं उसको आप देखिए। इकाई की परस्परता उसके लिए नैसर्गिक है। आपके लिए हम सब नैसर्गिक हैं। ये दीवारें भी नैसर्गिक हैं, ये एसी भी नैसर्गिक है, ये बोर्ड भी नैसर्गिक है। तो जो भी इकाइयां आपके आसपास हैं ये सब आपके लिए नैसर्गिक हैं। These are your surroundings. हाँ, तो आपके आसपास क्या है? जो है वो सब नैसर्गिक है। मेरे लिए आप नैसर्गिक हैं, आपके लिए मैं नैसर्गिक हूं। ठीक है ना? ठीक। वो भी नैसर्गिक हो जाती है। अब इधर आप रेडियम ला के रख दो, रेडियम तो प्यूरिफाई करके बनता है ना, तो वो भी हमारे लिए नैसर्गिक हो जाएगा, उसका जो प्रभाव होना होगा। यहाँ पे आप एक म्यूजिक प्लेयर ला के रख दीजिए, प्ले कर दीजिए उसे जोर से, तो वो भी एक नैसर्गिक इकाई हो जाएगी, उसका भी एक प्रभाव होगा। नहीं, अभी वातावरण नहीं, नैसर्गिक का मतलब इकाई। वातावरण अभी बताना, उसके लिए ये समझना जरूरी था। इकाई तो कहेंगे ही। ये एक इकाई है, ये दूसरी इकाई है, तीसरी इकाई। इधर बोलेंगे तीनों मिलके इकाई है। ये समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? अब देखिए मजेदार बात इसके साथ, कोई भी इकाई जो होती है उसमें अनेक समाये रहते हैं। प्रत्येक एक में अनेक समाये। जिसको हम एक कहते हैं उसमें एक समाये। समाये होने का मतलब क्या हुआ फिर? संयुक्त प्रभाव।
कोई चीज किसी चीज में समा गई है ना, यानी साथ में जो समाये हुए हैं वो सब संयुक्त प्रभाव में। तो कोई भी ऐसी इकाई नहीं है जिसमें अनेक ना हो, हर चीज अपने से किसी कंपोनेंट से बनी है। इसका एसेंस क्या है कि एवरी यूनिट इज मेड अप ऑफ सम कंपोनेंट्स। हमारा शरीर कितने कंपोनेंट से बना है ना, पर ये मिलके सारे कंपोनेंट्स एक संयुक्त आचरण कर रहे हैं, इसलिए एक शरीर। ये पेन कितने सारे उससे बना है, परमाणुओं से, मॉलिक्यूल से, मटेरियल से, ये सब मिलके एक संयुक्त आचरण कर रहे हैं। तो संयुक्त प्रभाव होने से संयुक्त आचरण, संयुक्त आचरण होने से संयुक्त प्रभाव। ये बात समझने की बात है, ये काम की बात है, ठीक है ना। ये सह अस्तित्व का स्वरूप है, इसको बोलते हैं सहवास। इसको क्या बोलते हैं, सृष्टि दर्शन में आई थी बात, सहवास। हाँ जी, हाँ, विलगीकरण तब है जब इसको हम अलग करेंगे, पर ये तो संभावना है ही ना, ये प्राप्य योग है। जी, के अंदर जाए, जैसे एक सेंटर के अंदर जाए तो वहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, हाँ, प्रोटॉन के अंदर जाए तो उनका भी कुछ मटेरियलिस्टिक है, पर हम विज्ञान बोलते हैं क्वार्क्स। हाँ हाँ, तो हम शायद उसका डेप्थ के अंदर नहीं जा पाए, इसलिए नहीं पता है। जैसे मीन्स उनके न्यूट्रॉन किससे बने, जैसे हाँ, क्वार्क से बना है ना, ऐसा विज्ञान बताता है। हाँ, उनके दो जो कण है, क्वार्क्स कण, हाँ, अप एंड डाउन, और एक और होता है, नहीं, दो अप होते हैं, एक डाउन होता है शायद, है ना, ऐसा -1.3 एंड 2.2/3। हाँ, ऐसा कुछ बताते हैं। मतलब उनका ही कहना है, मैं अभी तो वो होता है नहीं होता उस पर नहीं जा रहा। विज्ञान भी देखता है कि हर इकाई किसी ना किसी टुकड़े से बनी है, यानी कोई और छोटी यूनिट से बनी है, किसी कंपोनेंट से बनी है। इतनी बात को हम इधर कह रहे हैं। हमारे लिए समझने की बात यह है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो जब मिल जाते हैं, मिलने का मतलब एक संयुक्त प्रभाव और संयुक्त आचरण करने लगते हैं, है ना। किस चीज के ऊपर हम जोर दे रहे हैं, संयुक्तता पे, जो कि दो स्वरूप में है, आचरण और प्रभाव। तो साथ का मतलब ये है, इसी संयुक्तता का मतलब हो गया साथ या सहवास। या प्राप्य योग। अब सहवास को सृष्टि दर्शन की एक छोटी सी बात और जोड़ देता हूं। ये जो सहवास है ये दो प्रकार का होता है। जब एक जैसे साथ आते हैं तो बोलते हैं एक के, है ना, एक जाति के साथ आ गए, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन साथ आ गया तो एक जाति का हो गया, एक के हो गया, है ना। जब विजातीय साथ आते हैं, है ना, उसके जिसको केमिस्ट्री में कंपाउंड कहते हैं, वो बन जाता है। सही, अभी सही गलत कुछ नहीं है, एक सही मतलब इधर संयुक्त आचरण, मिलके आचरण करना, अच्छा बस। इसमें वैल्यू जजमेंट नहीं है, वो केवल मानव के संदर्भ में है, क्योंकि उधर ही केवल सही गलती का एक, उसके जिसके लिए विवेक चाहिए, जिसके लिए समाधान पूर्ण विचार चाहिए, है नहीं, यानी धर्म की दृष्टि चाहिए, ठीक है। तो संयुक्तता ये स्पष्ट हुई, यानी साथ का मतलब क्या है, सहवास का मतलब क्या है। हाँ हाँ,
अब ये जितने इकाइयां हैं एक दूसरे के लिए नैसर्गिक, ये तो समझ में आ गया है ना। इस इकाई के लिए ये नैसर्गिक है, ये नैसर्गिक है, ये नैसर्गिक है, ये नैसर्गिक है, ये इस इकाई के लिए ये नैसर्गिक है, ये है, ऐसे करके, है ना। अब एक इकाई है जिसका नाम है धरती, एक इकाई है जिसका नाम है धरती, ठीक है। इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, है ना। उन कंपोनेंट्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया? 4 अवस्था में, ठीक है ना। तो ज्ञानावस्था के लिए जीवावस्था, प्राणावस्था और पदार्थ अवस्था नैसर्गिक है। जीवावस्था के लिए ज्ञानावस्था, प्राणावस्था और पदार्थ अवस्था नैसर्गिक है। ठीक है ना। तो सब चीजें एक दूसरे के लिए नैसर्गिक है। ज्ञानावस्था में जब अब में देख रहे हैं, यानी मानव में देख रहे हैं, तो एक मानव के लिए समाज नैसर्गिक है। बाकी लोग, जैसे इस कमरे में मेरे लिए आप नैसर्गिक हैं, आपके लिए हम सब नैसर्गिक हैं। पहले इसकी परिभाषा को पकड़िए। मैंने क्या परिभाषा बताई? कनेक्टेड नहीं, क्या बताया? ध्यान दीजिए, आपने लिखा होगा, नहीं लिखा। नैसर्गिक का मतलब है जो हमारे आसपास इकाइयां हैं, वो इकाइयां जो हमारे आसपास हैं वो नैसर्गिक हैं। उसके लिए इंग्लिश शब्द दिया था यूनिट्स विच आर सराउंडिंग अस और अराउंड अस, ठीक है। अभी स्पष्ट है? ठीक है। तो धरती एक इकाई है। धरती इकाई है कि नहीं है? इसमें कितने कंपोनेंट्स हैं? है ना, 4 अवस्थाओं के रूप में है। और यूनिट्स के रूप में देखें, कणों के रूप में देखें तो अनंत। जब हम बोल रहे हैं धरती एक इकाई है, तो इसका मतलब क्या है? ये धरती में अनंत कंपोनेंट सहवास में, संयुक्त आचरण में, दे आर ऑल टुगेदर एक्टिंग एज वन। ये समझ में आता है? जब हम धरती को इकाई कहेंगे तो उसके सारे इकाइयां, उसमें निहित जितनी भी इकाइयां हैं, वो सब मिलके काम कर रही हैं। ये सिग्निफिकेंट बात है ना। तो खनिज संसार, वनस्पति संसार, जीव संसार, ये सब मिलके काम कर रहा है ना। मिलने का मतलब था संयुक्त प्रभाव। तो धरती के अंदर अब संयुक्त प्रभाव जो होता है वो क्या हो गया? जैसे ये सब इकाइयां हैं, तो एक संयुक्त प्रभाव बन गया। इस संयुक्त प्रभाव का नाम होता है वातावरण। संयुक्त प्रभाव का मतलब है, वातावरण का मतलब है संयुक्त प्रभाव। क्यूमुलेटिव इफेक्ट, या क्यूमुलेटिव फील्ड। Every unit has its own field,
है ना, एंड ऑल द यूनिट्स टुगेदर फॉर्म अ क्यूमुलेटिव फील्ड। ठीक है, तो धरती का वातावरण, धरती में, धरती वातावरण है ना, धरती में एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। इसमें खनिज संसार का भी योग है, वनस्पति संसार का भी योग है, जीव संसार का भी योग है। इन सब के योग से ये वातावरण है, जिसमें ज्ञानावस्था जो है वो पनप रही है, जिसमें ज्ञानावस्था फ्लरिश कर रही है, थ्राइव कर रही है। ठीक है, अब जो वातावरण होता है उसमें नैसर्गिक इकाइयां हैं, सभी इकाइयां क्रियाशील हैं, यानी डायनेमिक है, कोई भी स्टैटिक नहीं है। तो धरती पे हवा भी चलती है, पानी भी बहता है, वनस्पति संसार में भी परिवर्तन हो रहा है, जीव संसार में भी परिवर्तन हो रहा है ना, मानव भी अपना क्रियाकलाप कर रहा है। इस सब से परस्परता में प्रभाव जाता ही है, उसके भी डायनामिक्स हैं। तो यही एक दूसरे पे प्रभाव डालते हैं।